क्या वर्क फ्रॉम होम के दिन वापस लौटने वाले हैं? कार बाइक क्या एक बार फिर घर में खड़ी रह जाएंगे? क्या घर में दफ्तर के काम के बीच ही अब फिर से खाना बनाना होगा, खाना होगा, लेकिन इस बार सब्जी में तेल जो है वो थोड़ा कम होगा। दोपहर का सोना बढ़ सकता है, लेकिन शादियों में सोना कम दिखेगा। क्या ऐसी स्थिति भी बनने वाली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ऐसा ही कोई दृश्य बनाती है, लेकिन इस अपील के पीछे क्या है? क्या चुनाव खत्म होते ही पैनिक बटन दबा दिया गया है? क्या तेल के दाम बढ़ने वाले हैं? देश के 60 दिन वाले तेल रिजर्व के इस समय क्या हाल है? ये करंट अकाउंट डेफिसिट, ये क्या बला है जिस पर आपकी हमारी सबकी खुशियां निर्भर हैं? सब कुछ जानेंगे आज के शो में। तमिलनाडु की नई सरकार के पहले विवाद और बंगाल सरकार के शुरुआती एक्शन की भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लंदन टॉप शो। Brought to you by Sharda University, Candid and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. सबसे पहले बात तेल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जाए। अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कम करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, जैसे मेट्रो, रेल, बस, इसमें सफ़र करिए, कार पूलिंग करिए। चुनाव की खबरों के बीच तेल गैस की खबरें दब गई थीं, लेकिन जाहिर है कि संकट खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि ईरान अमेरिका के बीच सीज़ फायर ज़रूर हुआ है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है, खींचतान खत्म नहीं हुई है। ईरान जो प्रपोज़ल भेजता है, अमेरिका उसमें हामी नहीं भरता। अमेरिका जो प्रपोज़ल भेजता है, ईरान उससे बिदक जाता है। यही सब चल रहा है 1-2-1.5 महीने से। नतीजा क्या है? नतीजा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता खुला नहीं है। ईरान ने तो पहले ही ब्लॉकेट किया हुआ था, अमेरिका ने अपना गेट लगा दिया, सो अलग। हॉर्मुज़ ना खुलने का नतीजा ये है कि तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। अब तो आपको भी याद हो गया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, यानी तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा ठप है। भारत के लिए स्थिति थोड़ी और गंभीर है, क्योंकि हॉर्मुज़ से होते हुए 20% तेल भारत नहीं आता। हमारी आधी ऑयल सप्लाई पश्चिम एशिया से पूरी होती है, जो हॉर्मुज़ के बंद होने से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। युद्ध शुरू होने से पहले तक भारत पश्चिम एशिया से अपनी ज़रूरत का 45 से 50% तेल मंगाता था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी तक भारत मिडिल ईस्ट से 55% तेल आयात कर रहा था, यानी लगभग 2.74 मिलियन बैरल प्रतिदिन। लेकिन 1 मार्च से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और साथ में भारत और दुनिया भर की तेल सप्लाई भी है बंद। भारत आने वाले जो जहाज़, ऑयल टैंकर उस वक्त समुद्र में फंस गए थे, उनमें से कितने भारत पहुंचे, इसके आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं है। विदेश मंत्रालय ने लास्ट वीकली ब्रीफिंग में बताया कि 11 शिप निकलने में कामयाब हो गए हैं, 13 अभी और फारस की खाड़ी में फंसे हैं। ये 13 शिप भी भारत जल्द ही पहुँच जाएंगे। हम अपनी डिप्लोमेसी पर इतना भरोसा रख सकते हैं, लेकिन आगे क्या होगा? क्या तेल के टैंकर पहले की तरह भारत पहुंच रहे हैं? साफ शब्दों में जवाब है नहीं। हॉर्मुज़ जब तक बंद है, भारत की तेल सप्लाई पहले जैसी नहीं हो सकती। अप्रैल में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा था कि भारत के पास 60 दिन का तेल रिजर्व है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद PIB ने जो बयान जारी किया, उसमें लिखा है नो शॉर्टेज ऑफ एनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। भारत के पास 60 दिन का तेल, 60 दिन की नेचुरल गैस और 45 दिन का LPG स्टॉक है। यानी फिलहाल ये कहना है कि भारत के पास तेल भंडार खत्म हो गया है, गलत होगा। सरकार ने आज ही इस पर स्पष्टता भी दे दी है। लेकिन फिर भी ये मान लिया जाए कि हम हमारे तेल भंडार का इस्तेमाल शुरू कर दें। जो 60 दिन का तेल बचा है, अगर हम उसका इस्तेमाल शुरू कर दें तो क्या 60 दिन बाद तेल खत्म हो जाएगा? इसका जवाब भी ना में है। हम मिडिल से ज़्यादा तेल मंगाते थे, लेकिन पूरा नहीं। भारत के तेल के सोर्स और भी हैं। हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और हम रूस से भी तेल खरीदते हैं। इस साल जनवरी में भारत ने मिडिल ईस्ट से 55% तेल खरीदा। मिडिल ईस्ट से ज़्यादा तेल खरीदा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाक में दम कर रखा था कि रूस से तेल खरीदना बंद करो। रूस से तेल खरीदने के नाम पर अमेरिका ने हम पर 25% टैरिफ के ऊपर 25% पेनाल्टी लगाई थी। कई महीनों तक हमने 50% टैरिफ भरा है। बाद में दोनों देशों ने बातचीत कर 18% में बात नक्की की, लेकिन 18% तक आने के लिए ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, जैसे भारत राजी हो गया हो इस बात के लिए। लेकिन ट्रंप का तुर्रा ज़्यादा दिन चला नहीं। ईरान पर उन्होंने हमला करा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया, तेल का संकट खड़ा हुआ और अमेरिका को खुद ये बोलना पड़ा कि रूस से जाके खरीद लो। वैसे तो हमको अमेरिका से पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंकल सैम ने अपने मन से एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि हम भारत को इजाज़त देते हैं कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है।
भारत को अमेरिका की इजाज़त चाहिए नहीं थी क्योंकि हम तो पहले से ही रूस से तेल खरीद रहे थे, लेकिन हमने कभी बंद ही नहीं किया था। हम भले ही कम कर रहे हों, लेकिन हमने अपनी निर्भरता अलग अलग स्रोत पर बना के रखी थी। और हॉर्मुज़ बंद होने के बाद रूस से तेल खरीदना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मार्च के अंत में और अप्रैल की शुरुआत में भारत ने रूस से 40% तेल खरीदा। हालांकि अप्रैल में रूस से आने वाली सप्लाई में 20% की गिरावट जरूर आई। ओवरऑल तेल की खरीद पर बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि फरवरी में भारत ने जितना तेल खरीदा था, अप्रैल में उसका 85% खरीदा, यानी करीब 15% कम। लगभग इतना ही तेल मार्च में भी खरीदा गया। तेल की सप्लाई में 15% की कमी का मतलब है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई में कमी, लेकिन तेल खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता। मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम आ गया, हम वापस रशिया से ज्यादा और इम्पोर्ट करने का हम लोग शुरू किए। तो इसका मतलब है हमको ऑल्टरनेटिव रूट्स है। हमारा प्रॉब्लम सप्लाई का उतना तो नहीं है जितना हमारा भाव बढ़ गया। हमारा प्रॉब्लम वो है कि इंक्रीज इन प्राइसेस। सो वी डोंट हैव so much of a supply issue as much as we have about the increase in prices of fuel. तो इंक्रीज फ्यूल का प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमको the limit to which the government can subsidize, and the government will now have to probably increase the retail price. So हमारा सप्लाई में मेरे को नहीं लग रहा है कि एक दिन पूरा पेट्रोल और डीजल हमारा बंद हो जाए, ऐसा सिचुएशन नहीं है क्योंकि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है। लेकिन वो बहुत लंबी से हमको वहां से दूर से हमको ये सब इंपोर्ट करना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट बोलेगा तो हमको हमारा नजदीक है ना, नजदीक रीजन इज क्लोजर टू अस। तो हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पूरा इसमें ऐड हो जाएगा। लैंडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल वो उसमें बहुत फर्क हो जाएगा। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेल के दाम बढ़ेंगे या नहीं। शो की तैयारी के दौरान हमने जितने भी एक्सपर्ट से बात की, सबने एक सुर में कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और जल्द ही बढ़ेंगे। वजह साफ है, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम आसमान पर हैं, लेकिन सरकार ने पेट्रोल डीजल पर कैप लगा रखा है। युद्ध से पहले तेल कंपनियां कच्चा तेल खरीद रही थी $60, $65, $70 प्रति बैरल पर। अप्रैल में क्रूड ऑयल का एवरेज प्राइस $113 प्रति बैरल, लेकिन भारतीय कंपनियों ने तेल खरीदने के लिए इससे कहीं ज़्यादा पैसा खर्च किया। भारत की तेल कंपनियों ने $150 से ज़्यादा खर्च करे एक बैरल तेल खरीदने के लिए। बावजूद इसके पेट्रोल डीजल के दाम में ₹1 की बढ़ोतरी नहीं हुई। सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, लेकिन आपकी हमारी जेब पर असर तब नहीं पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस की इस बारे में एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि अप्रैल में तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब ₹18 प्रति लीटर और डीजल पर करीब ₹25 प्रति लीटर का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर हर महीने करीब 30,000 करोड़ रुपए का घाटा झेल रही हैं। ऐसे में कंपनियां कब तक घाटा झेलेंगी, तेल की कीमत बढ़ना तय माना जा रहा है। अभी तक गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर रहा था हमारा फ्यूल, कंज्यूमर्स जो रिटेल फ्यूल होता है उसका प्राइसेस अभी तक वो लोग गवर्नमेंट ने रेस नहीं किया है, लेकिन वो रेस होने का चांसेस बहुत है। अभी तो इलेक्शंस खत्म हो गया, बाकी 4 स्टेट्स में खत्म हो गया है, और अभी दिस इज द राइट टाइम टू रेज द प्राइसेस, क्योंकि अभी तक जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने सब्सिडाइज कर रहा था, लेकिन वो एक सिचुएशन में आ गया है कि उसका भी रेवेन्यूज, उसका भी फाइनेंसेस बहुत फ्रजाइल कंडीशन में है। तो दे विल हैव टू रेज प्राइसेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर भाव बढ़ जाता है तो दूसरा एक उसका एक एडवांटेज भी है कि लोग कम यूज करेगा, उसका कंजम्पशन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अगर हमको हमेशा सब्सिडाइज्ड फ्यूल मिलते हैं तो हमको ज्यादा वो फ्यूल स्पेंड करने का ये आदत होता है, तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये तो थी तेल की बात, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ और अपीलें की। मोटामोटी पीएम के भाषण में 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहे। पहला पॉइंट ये था कि कोविड-19 के समय हमने वर्क फ्रॉम होम को अपनाया था। समय की मांग है कि एक बार फिर से वही तरीके अपनाए जाएं। 1 साल के लिए शादियों में सोना ना खरीदा जाए, फॉरेन ट्रिप टाल दी जाए, और सिर्फ गाड़ी में ही नहीं, खाने में भी कम तेल का इस्तेमाल किया जाए। प्रधानमंत्री ये सब करने को क्यों कह रहे हैं? पीएम की इस स्ट्रैटेजिक अपील के पीछे मैथ भी है और इकोनॉमिक्स भी।
हम तेल खरीदते हैं डॉलर में, सोना खरीदते हैं डॉलर में, विदेश घूमने जाते हैं वहाँ भी खर्च करते हैं डॉलर में। कुल मिलाकर सारा मसला डॉलर का है। प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में साफ कहा कि हमें फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, चाहे जैसे भी हो। अर्थशास्त्रियों का इस मामले में कहना है कि असल मुद्दा चालू खाता घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट का है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि भारत में आने वाले विदेशी मुद्रा और बाहर जाने वाले पैसे के बीच का अंतर। जब देश का इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ता है तो चालू घाटा भी बढ़ जाता है। मतलब जितना ज़्यादा आयात करेंगे उतना ज़्यादा घाटा बढ़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सप्लाई बाधित होने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़ी और डॉलर की कीमत भी बढ़ी। डॉलर 95 पार कर चुका है। दोनों मिलाकर भारत का ज़बरदस्त खर्चा करा रहे हैं और चालू घाटा बढ़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में हालिया उछाल से पहले ही भारत का चालू खाता घाटा तेज़ी से बढ़ चुका था। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारत का चालू घाटा बढ़कर 13.2 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 1.3% हो गया, जबकि पिछली तिमाही में ये 11.5 अरब डॉलर था। अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रही तो भारत का आयात बिल और बढ़ सकता है, जिसकी वजह से चालू घाटा भी बढ़ेगा। हमारी इतनी गोल्ड की खपत 700 से 800 टन की गोल्ड की खपत होती है एनुअली, और उसमें से भारत जो खुद प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ 1 से 2 टन का गोल्ड प्रोड्यूस करता है। तो आप बताइए 700 टन गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है वो करीब $72 बिलियन, और ये सारी फॉरेक्स से जाती है। जो हम फॉरेक्स अर्न करते हैं वो फॉरेक्स से जाती है। ऑयल का इंपोर्ट अगर आप देखिए तो 135 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया पिछले साल ऑयल का। फर्टिलाइजर का 15 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया, जो प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में भी बात की। वेजिटेबल ऑयल का 19 से 20 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। तो 775 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट में जो ये चीजें, मेन चीजें जो हैं दो, जिसका जिक्र किया था प्रधानमंत्री जी ने, ऑयल और गोल्ड, उन दोनों का अपने आप में 27% उसका हिस्सा है। तो वो अगर 20-25% सडनली, जैसे ऑयल का तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गया जो हमारा इंपोर्ट बिल है, तो उसके इंपोर्ट में इतना फर्क पड़ता है। तो जैसे जैसे इंपोर्ट का बिल बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा अगर हम जो डेफिसिट है वो और बढ़ता जाता है, और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम वो बहुत तेजी से उसको हम डिप्लीट करना शुरू कर देंगे। तो इन चीज़ों की वजह से प्रधानमंत्री ने बोला कि हमको थोड़ा संभल के यूज़ करना चाहिए। सोना खरीदने के लिए प्रधानमंत्री ने क्यों मना करा, ये भी समझ लेते हैं। सीधी बात यह है कि भारत सोने का उत्पादन नहीं करता, अपनी जरूरत का सोना दूसरे देशों से आयात करता है। पिछले साल भारत ने सिर्फ सोने के आयात पर करीब 72 अरब डॉलर यानी करीब हर महीने 6 अरब डॉलर खर्च करे। रुपए में कितना हुआ ये? हर महीने लगभग 55,000 करोड़ रुपए। पर मुश्किल यह है कि सोना सिर्फ हम आप खरीद कर जेवर नहीं बनवाते। सोना विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि रिजर्व एसेट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। आरबीआई भी तेजी से सोना जमा कर रहा है। पिछले 1 साल में आरबीआई ने लंदन से 168 टन सोना भारत मंगाया, जिसके बाद मार्च 2026 तक उसके पास कुल 880 टन सोना हो गया। अब भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 16% हो गई, जबकि पिछले साल ये 10% थी। और जितना भी सोना आएगा सब डॉलर में आएगा। डॉलर है महंगा, जितना ज़्यादा खरीदेंगे चालू घाटा उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि सोना खरीदना भी कम कर दो या छोड़ दो। सोने के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा बिजनेस से जुड़ा डेली बुलेटिन खर्चा पानी भी आज का देख सकते हैं। चलिए, पेट्रोल डीजल भी समझ गए, सोना भी समझ गए कि डॉलर में खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री पूड़ी खाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, यानी कम तेल इस्तेमाल करने के लिए क्यों कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खाने के तेल में भी एहतियात बरतने की बात की। उसके पीछे भी वजह है। खाने के तेल की ज़रूरतों के लिए भारत काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। भारत पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से, सनफ्लावर ऑयल रूस और यूक्रेन से मंगाता है। रुपए की कमज़ोरी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। कमज़ोर रुपया होने से विदेश से आने वाला हर 1 लीटर तेल महंगा पड़ता है। खाने के तेल की कीमत बढ़ने का असर जल्दी ही पूरी सप्लाई चेन से होते हुए सीधा आम लोगों की थाली तक पहुंच जाता है। सोने की खरीद कुछ समय के लिए टाली जा सकती है और ईंधन की खपत भी कुछ समय तक कम की जा सकती है, लेकिन खाने के तेल का कोई आसान विकल्प नहीं है, क्योंकि ये रोजमर्रा की आपकी हमारी जरूरत है। हालांकि सरसों तेल जैसे घरेलू विकल्प मौजूद हैं, लेकिन उनकी उत्पादन क्षमता इतनी तेजी से नहीं बढ़ाई जा सकती कि आयात की भरपाई हो सके। इसलिए कचौड़ी, समोसे, पूड़ी, हैवी छौक वाली जितनी सब्जियां हैं वो कम खाने के लिए कहा गया। शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी कम बढ़ेगा और देश का चालू घाटा भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का असर आज बाजार पर दिखा। शेयर बाजार में अफरा तफरी, दिन भर लट्ठम लट्ठ।
मार्केट जब बंद हुआ तो BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। कुल कैपिटल घटकर 467 लाख करोड़ रुपए रह गया। हाल सेंसेक्स और निफ्टी के भी अच्छे नहीं रहे, उनके शेयर 1.7% तक गिर गए। सेंसेक्स की बात करें 1313 पॉइंट गिरकर 76,015 पर बंद। निफ्टी 50 कुल 360 पॉइंट्स गिरकर 23,816 पर बंद। खबरें बता रही हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान टाइटन के शेयर का हुआ, 7% गिर गए। नुकसान इंडिगो, SBI, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री, NTPC जैसे कंपनियों को भी हुआ। इन कंपनियों के शेयर 2.5 से 5% तक टूटे। लेकिन ऐसा नहीं कि सबके शेयर गिरे ही हैं, कुछ कंपनियों के शेयर इस अफरा तफरी में चढ़े भी हैं, जैसे कि सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर करीब 1% चढ़े। कुल जमा बात यह है कि भारत के सबसे बड़े नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करीब 2366 स्टॉक्स गिरे हैं, 963 चढ़े, 93 में कोई बदलाव नहीं। लेकिन इन सब के पीछे केवल PM मोदी की अपील ही नहीं है। PM का बयान एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कई फैक्टर्स ने मार्केट को प्रभावित किया। इस मसले पर इकोनॉमिक टाइम्स में जियोजित इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट VK विजय कुमार का बयान छपा है। उनका कहना है कि बाजार को 2 मोर्चों से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पहला मोर्चा है पश्चिम एशिया में चल रही उथल पुथल। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद से समाधान निकालने की उम्मीद कम से कम होती जा रही है। और ये बात हवाई नहीं है। ट्रंप ने इधर प्रस्ताव ठुकराया, उधर कच्चे तेल की कीमत फिर से बढ़ गई, $105 प्रति बैरल पहुंच गई। VK विजय कुमार का कहना है कि ये चालू खाते के घाटे को और बढ़ा सकता है। अमेरिका को फिर से महान बनाने निकले ट्रंप को बाकी दुनिया की फिक्र हो ना हो, दुनिया के बाकी देशों के हुक्मरानों को अपने देश की फिक्र है। यही फिक्र PM मोदी को भी है। चालू खाते के घाटे की समस्या कम करने के लिए उन्होंने कल एक बयान दिया, मितव्ययी बनने की अपील की। लेकिन VK विजय कुमार का कहना है कि इससे वित्तीय वर्ष 2027 के आर्थिक विकास में दिक्कतें आएंगी। उनका कहना है कि पेट्रोलियम, खाद, सोना, हवाई यात्रा, होटल इंडस्ट्री जैसे सेक्टर दबाव में रह सकते हैं। हालांकि फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर से प्रभावित होने वाले नहीं हैं, बल्कि और मजबूत होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक चिंता और है, विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना। रिपोर्ट बता रही है कि विदेशी निवेशक पिछले हफ्ते लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे थे। कुल जमा 11,070 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। हालांकि इसमें सोमवार की ट्रेडिंग शामिल नहीं है, लेकिन विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से शेयर बाजार में उथल पुथल मची है। विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार से पैसा निकालने की ये कवायद पिछले कई महीनों से चल रही है। 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने करीब 2.52 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। अब PM के बयान और ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद से ये सिलसिला कहाँ जाएगा, ये देखना होगा। स्टॉक मार्केट पर अभी और कितना असर पड़ने वाला है, विदेशी निवेशक का रुख क्या होगा, ये जानने के लिए रुख करते हैं जानकारों का। जहां एक तरफ आपने 1300 पॉइंट्स की गिरावट सेंसेक्स में देखी, निफ्टी 350 पॉइंट्स आज गिरता हुआ नजर आया और निवेशकों ने 6 लाख करोड़ रुपए आज ही के सेशन में गंवा दिए। अब इसके कई कारण थे। पहला तो कारण ये था कि ग्लोबल मार्केट्स में भी आज वीकनेस के साथ ही शुरुआत हुई थी, लेकिन इंडिया की मार्केट्स जो हैं उनसे ज्यादा गिरी। खासतौर पर 2-3 रीजन थे। पहला, क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी भी $105 के पार चल रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए, जो कि एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, इसके लिए काफी ज्यादा चिंताजनक की बात है। दूसरा कारण ये कि जो रुपया है वो लगातार कमजोर हो रहा है, आज भी 130 पैसा कमजोर ट्रेड करता हुआ नजर आया। तीसरा कारण ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस स्टेटमेंट की वजह से अलग अलग सेक्टर्स में एकदम नीजक रिएक्शन आपको देखने को मिला। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेस्ट एशिया का वॉर तो अंत शायद हो जाए, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको काफी लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। और इसके लिए उन्होंने कहा है, देशवासियों से अपील की है कि पहले तो फ्यूल को कंजर्व करें, फ्यूल बचाएं, पेट्रोल डीजल की बचत करें, जहां तक हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या CNG, नहीं तो वर्क फ्रॉम होम लें। इसका कारण केवल यही है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी भी $100 के ऊपर हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HPCL, BPCL, HPCL, IOC, ये सभी कंपनियां 1 लाख करोड़ के नुकसान पर बैठी हैं, क्योंकि अभी तक पेट्रोल डीजल के प्राइसेस तो आपके लिए और हमारे लिए बढ़े नहीं हैं, लेकिन इसका नुकसान केवल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज झेल रही हैं। और ऐसे चलता रहा तो बहुत लंबे समय तक वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी। और इसलिए सरकार ने और प्रधानमंत्री ने ये उम्मीद की है कि जितने भी देशवासी हैं वो अगर फ्यूल की बचत करेंगे तो कंजम्पशन कम होगी और जो लॉसेस का प्रेशर है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर कम होगा। अभी भी फॉरेन निवेशकों के लिए इंडिया में उस तरीके की स्थिति पैदा नहीं हुई है जहां पर उनके पैसे पे उनको बढ़िया रिटर्न मिल सकता है, जो कि बाकी देशों में अभी मिल सकता है। फॉरेन निवेशक अभी भी बहुत ही वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। कहीं क्लैरिटी नहीं आ रही है कि क्या इंडिया में वापस से, भले ही इंडिया एक ग्रोथ के पाथ पर हो, क्या स्टॉक मार्केट्स उस तरीके की तेजी दिखा पाएंगी या फिर नहीं। तो इसी तरीके की आशंका है कि फॉरेन निवेशक अभी भी वेट एंड वॉच के मोड में रहेंगे और बिकवाली करते रहेंगे। तेल में आग लगी है, बाजार में हाहाकार। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तेल कम इस्तेमाल करो और लोग कह रहे हैं कि PM मोदी ने चुनाव खत्म होते ही
पैनिक बटन दबा दिया है। क्या वाकई स्थिति पैनिक जैसी है? कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब मंदी आ जाएगी। क्या वाकई मंदी जैसी स्थिति है भारत में? एक्सपर्ट से पूछते हैं। ये सब कुल मिला के हमारा इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने के चांसेस है। फिर भी अभी हम लोग, हमारा ग्रोथ 7.7% था लास्ट ईयर में। I mean, the predictions for this year was predicted to be FY 26-27. The prediction was, we will grow at 7.7. लेकिन वो ग्रोथ नहीं हो जाएगा। मतलब कम से कम 1% हमारा ग्रोथ नीचे आने का चांस है। अभी जो बहुत सारे एजेंसीज बता रहे हैं कि हमारा ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। मतलब फिर भी हम लोग वो 7.7% से 6.7 नहीं तो 6.5 तक आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर ये सिचुएशन और कंटिन्यू करेगा, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो स्टेलमेट है और कंटिन्यू हो जाएगा कि मतलब 1 महीना और नहीं तो 2 महीना, तो फिर हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ये 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में वो सेटलमेंट होता है तो ऐसा भी हम लोग खबर आता है ना कि वो लोग ईरान और यूएस में एक डील का कोशिश कर रहे हैं। तो डील हो रहे तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वॉर अगर चालू रहती है तो भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए बहुत गंभीर आर्थिक स्थिति बनने वाली है, क्योंकि जो वॉर रिलेटेड इन्फ्लेशन है वो आप देखिए ऑयल प्राइसेस में यूएस में ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया। जो $2, $2.5, $3 का पेट्रोल जो यूएस में बिकता था वो आज की तारीख में ऑलमोस्ट $5 पर गैलन पे आ गया है। 4.477 जो मैंने लास्ट प्राइस देखा था। तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट बनने वाला है अगर ये वॉर चालू रहती है। तो उतना भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है जितना लोग डरा रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं तो हालात गंभीर ज़रूर रह सकते हैं। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी अब एक्शन मोड में है। राज्य सचिवालय नमन्ना में पहली कैबिनेट मीटिंग की, धुआंधार कई बड़े फैसले लिए। जिन 5 फैसलों की चर्चा दिन भर रही उन्हें जान लेते हैं। पहला फैसला, केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना को अब पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इसे लागू करने के लिए काम करेंगे। अभी तक बंगाल में IPC और CRPC पर ही काम हो रहा था, लेकिन अब बाकी राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी भारतीय न्याय संहिता यानी VNSS लागू होगी। अगला फैसला, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन देने का प्रोसेस आज से शुरू। अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिन के भीतर ये जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। IAS और IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। बीजेपी के जिन 321 कार्यकर्ताओं ने बंगाल में जान गंवाई, उनके परिवारों की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी। बीजेपी का दावा, ममता सरकार के वक्त उनके 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हिंसा में हत्या हुई। बात शुभेंदु अधिकारी की हो रही है तो एक और खबर जान लेते हैं। चुनाव नतीजे के 48 घंटे के भीतर शुभेंदु के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी। कई राज्यों की पुलिस हत्यारों का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर रही थी। अब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यूपी बिहार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के बक्सर से मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को हिरासत में लिया गया, जबकि राज सिंह को यूपी के बलिया से पकड़ा गया। रिपोर्ट में जांच एजेंसियों का दावा है कि ये लोग सुपारी किलर हैं, सुपारी लेकर हत्या करने आए थे। इनकी एक गलती से ये पकड़ में आए। हत्या के बाद ये जिस कार से भाग रहे थे वो बाकी टोल प्लाजा से होकर गुजरी, जहां आरोपियों ने टोल टैक्स का पेमेंट UPI से कर दिया। यही पेमेंट पुलिस के लिए अहम सुराग बना। पुलिस ने उस UPI ट्रांजैक्शन के दम पर मोबाइल नंबर को ट्रैक किया और सीधे आरोपियों तक पहुंची। तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब जांच एजेंसी मर्डर के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में है। अगली सुर्खी, अभी शपथ ग्रहण को 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, TVK के 2 सहयोगी नाराज हो गए। पहले CPI और उसके बाद VCK। दोनों ने शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम को तमिल राष्ट्रगान और राष्ट्रगान से पहले बजाए जाने पर सवाल खड़े कर दिए। CPI के स्टेट सेक्रेटरी M वीरा पांडियन ने फैसले की निंदा की। कहा, सरकारी कार्यक्रमों में सबसे पहले ग्रीटिंग तमिल में दी जाती है। VCK प्रमुख थोल तिरुमावलन ने भी CPI के सुर में सुर मिलाया। दोनों पार्टियों ने TVK से सफाई मांगी है। सफाई मांगी गई तो TVK भी इसमें पीछे नहीं रही। TVK सरकार में मंत्री आधव अर्जुन ने इस बारे में सफाई दी। बोले, आगे से तमिल राष्ट्रगान को पहले बजाने वाली परंपरा का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने माना कि नई परंपरा सही नहीं है।
उनका कहना है कि पार्टी ने राज्यपाल से भी इस बारे में बात की थी। उनका कहना था कि राज्यपाल को केंद्र सरकार के सर्कुलर के मुताबिक काम करना पड़ता है। इस मजबूरी के चलते हमने तमिल राष्ट्रगान को तीसरे नंबर पर बजाया। एक अपडेट और है, 2 सीटों से जीतने वाली विजय ने अब एक सीट छोड़ दी है। विजय ने पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट से चुनाव जीता था। अब उन्होंने तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट से अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। पेरम्बूर से वो विधायक बने रहेंगे। अगली सुर्खी, दिल्ली में चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदल रही। दिल्ली में कुछ लोगों का माइंडसेट। देश की राजधानी में एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं से बदसलूकी की गई है, उन पर हमला किया गया, उनके खिलाफ रेशियल कमेंट्स किए गए। ये सब कुछ हुआ है दिल्ली के नेहरू प्लेस में रविवार की शाम करीब 6:30 बजे। एक क्लब के बाहर लड़कों ने एक ग्रुप में नॉर्थ ईस्ट की 2 महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणियां की, उन्हें गालियां दी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों महिलाएं एक होटल के बाहर चाय पी रही थी, तभी 2 लोगों ने उन पर आपत्तिजनक कमेंट्स शुरू कर दिए। बहस बढ़ी तो लोग इकट्ठा हुए। महिलाओं का कहना है कि इस दौरान उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। आरोप ये भी है कि जब वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी तब उन पर लाठी से हमला किया गया, उनका रास्ता रोका गया। इस बारे में किसी को भी नहीं बताने की धमकी भी उन्हें दी गई। दोनों महिलाओं का मेडिकल कराने के लिए उन्हें एम्स भेजा गया है। कालकाजी थाने में केस दर्ज हुआ है। आरोपियों की खोजबीन चल रही है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों को ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।